नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा कुमारी। औपचारिक पत्र लेखन की तीसरी कड़ी में आज इस वीडियो में हम प्रतिवेदन लेखन के विषय में जानेंगे। प्रतिवेदन शब्द यूँ तो अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का हिंदी पर्याय है, परंतु जिस तरह से रिपोर्ट शब्द का प्रयोग हम हिंदी बोलते समय भी, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी जिस तरह से करते हैं, जितने व्यापक स्तर पर प्रतिवेदन का उससे थोड़ा कम प्रयोग किया जाता है उस स्तर पर, उस अर्थ में। रिपोर्ट इतना ज़्यादा प्रचलित है हमारे दैनिक व्यवहार की भाषा में भी और कार्यालयीय व्यवहार की भाषा में भी कि हमें लगता है कि ये थोड़ा सा कम औपचारिक हो जाता है प्रतिवेदन से। लेकिन प्रतिवेदन बिल्कुल औपचारिक होता है। रिपोर्ट के बारे में हम किसी भी तरह की घटना के रिपोर्ट को सामान्यतया भी रिपोर्ट कहते हैं। डॉक्टर भी अगर हमारे कुछ टेस्ट रिपोर्ट देते हैं तो उसे भी हम रिपोर्ट कहते हैं। तो डॉक्टर की भी रिपोर्ट होती है और पुलिस में भी हम रिपोर्ट करते हैं। अपने उच्चाधिकारी को भी, वरीय पदाधिकारी को भी हम रिपोर्ट करते हैं। तो दैनिक और व्यवहार में और कार्यालयीय व्यवहार में भी रिपोर्ट का थोड़ा भिन्न प्रयोग होता है प्रत्येक स्तर पर। प्रतिवेदन उससे ज़्यादा औपचारिक है। सरकारी कार्यालयों में औपचारिक पत्र लेखन के विविध रूप होते हैं, हम जानते हैं, इस बात से परिचित हैं। और उसमें प्रतिवेदन लेखन का एक इसमें स्पेशल इम्पोर्टेंस है, विशेष महत्व है उसका। सरकारी शब्दावली में प्रतिवेदन किसी कार्य, योजना, परियोजना, समस्या या परिस्थिति के संबंध में उच्चाधिकारी द्वारा नियुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया विस्तृत ब्यौरा है। यह गहन छानबीन, जांच और पूछताछ के पश्चात तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार किया जाता है। प्रतिवेदन किसी घटना के संबंध में हो सकता है, किसी समारोह के संबंध में हो सकता है, किसी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है या सभा का आयोजन किया गया है, या कोई उद्घाटन समारोह है या फिर कोई बैठक है। इन सब के बारे में प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। विभिन्न संस्थाएं हैं या विभिन्न संस्थान हैं, उनमें बैठकें होती रहती हैं, समीक्षा बैठकें होती रहती हैं। उन सब की कार्यवाही को भी लिखित रूप में प्रतिवेदन के रूप में तैयार किया जाता है। या फिर किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था की व्यावसायिक स्थिति के संबंध में भी प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। कुछ परिभाषाओं पर नज़र डालते हैं हम, जो विभिन्न विद्वानों ने और शब्दकोश में जो हमें मिलता है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार प्रतिवेदन से अभिप्राय एक मौखिक या लिखित लेखा जोखा से है, जो सुना हुआ, देखा हुआ, अध्ययन किया हुआ होता है। प्रतिवेदन मौखिक रिपोर्ट किया जा सकता है, मौखिक भी इसका प्रचलन है, लेकिन जिस प्रतिवेदन के हम औपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत बात कर रहे हैं वो लिपिबद्ध होता है और लिखित होता है। लेखा जोखा मतलब उसका पूरा ब्यौरा उसमें होता है, जो लोगों से बातचीत करके सुना हुआ भी होता है, कहीं से जानकारी प्राप्त हो या फिर स्वयं जाकर के देखा हुआ और विभिन्न सूत्रों के साथ अध्ययन किया भी हो सकता है। C.A. ब्राउन कहते हैं कि प्रतिवेदन अथवा रिपोर्ट संचार की ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी उन्हें प्रयोग करना चाहता है कुछ सूचनाएं अपने पास रखता है। यानी प्रतिवेदन ऐसी व्यवस्था है सूचनाओं की जो दूसरे को दिया जाना है और जिनसे लिया जाना है वो अपने पास इसे सुरक्षित रखते हैं, कई स्रोतों से इसके बारे में सूचनाएं इकट्ठित करके और तब मांगने वाले को देते हैं। लेसिकर कहते हैं कि व्यावसायिक रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित सूचना का क्रमबद्ध एवं वस्तुगत संचार है जो व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति करता है। व्यावसायिक यहाँ बात की जा रही है। हमने देखा कि हर स्थिति में प्रतिवेदन तैयार किया जाता है और व्यावसायिक प्रतिवेदन भी तैयार किया जाता है, वित्तीय प्रतिवेदन भी तैयार किया जाता है। तो वो और हर तरह के जो क्षेत्र में प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं उनका क्षेत्र के अनुकूल ही भिन्न भिन्न उद्देश्य होता है। तो जो व्यावसायिक रिपोर्ट होते हैं उस पर जो सूचनाएं होती हैं वह किसी भी कंपनी, किसी भी संगठन के व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। डॉक्टर धर्मपाल मित्तल के शब्दों में सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर विभिन्न मामलों की छानबीन के लिए
जो जांच समितियां, आयोग, अध्ययन दल गठित किए जाते हैं, उनके द्वारा जांच के पश्चात प्रस्तुत किए गए विवरण, सुझाव और सिफारिशों आदि को सामूहिक रूप से प्रतिवेदन कहा जाता है। ये लगभग धर्मपाल मित्तल ने सभी बातों को समेटने की कोशिश की है इस परिभाषा में कि वो सरकारी और गैर सरकारी सभी स्तरों पर विभिन्न प्रकार के मामलों की छानबीन के लिए जो विभिन्न प्रकार की जांच समितियां बनती हैं या आयोग बनते हैं या अध्ययन दल गठित किए जाते हैं, उनके द्वारा विस्तार से जो जांच किए जाते हैं उनका विवरण और उनके द्वारा दिए गए सुझाव और फिर सिफारिश, इन सब का जो लिखित रूप होता है वो प्रतिवेदन कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि प्रतिवेदन का सामान्य अर्थ किसी कार्य, योजना, घटना या स्थिति विशेष की क्रमिक जानकारी है। अर्थात किसी मामले की बारीकी से जांच पड़ताल के लिए किसी संस्था अथवा उसके प्रतिनिधि या प्रमुख द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों की समिति नियुक्त की जाती है, जिसके द्वारा प्रस्तुत विवरण को प्रतिवेदन और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति अथवा समिति को प्रतिवेदक कहते हैं। यानी एक व्यक्ति को भी इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है रिपोर्ट की, प्रतिवेदन की, और स्थिति के अनुसार समिति भी गठित की जा सकती है जो इस जांच के पश्चात जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं उनको प्रतिवेदक कहा जाता है। प्रतिवेदन लेखन का उद्देश्य बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह एक बेहद जिम्मेदारी भरा काम है, क्योंकि प्रतिवेदन किसी उद्देश्य के लिए ही तैयार करने का निर्देश दिया जाता है, चूँकि उस पर जो आधारित परिणाम होंगे या मंतव्य होंगे या जो सूचनाएं प्राप्त होंगी उसके आधार पर भविष्य के लिए निर्णय लेने की कोशिश होती है, ताकि जो समस्याएं हैं फिर अगर कभी भविष्य में उस तरह की उपस्थित हो तो उनके समाधान के लिए एक निर्णय या एक नीति की व्यवस्था की जा सके। जब कोई मामला, विषय या स्थिति संदेहास्पद या फिर विवादास्पद होती है तो इसके लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि जनसाधारण को इसकी सच्चाई पता चले, तो जनहित में इसकी जांच कराना प्रतिवेदन का उद्देश्य होता है। और इसीलिए प्रतिवेदन में विश्लेषण करके और निष्कर्ष दिए जाते हैं, साथ में उसके साथ सुझाव भी दिए जाते हैं ताकि भविष्य में और भी इसके साथ इसका लाभ उठाया जा सके, किसी भी समस्या के समाधान में इससे मदद लिया जा सके और निर्णय लिया जा सके। प्रतिवेदन के विभिन्न प्रकार होते हैं। यह हमने देखा कि व्यक्तियों द्वारा भी प्रतिवेदन दिया जाता है, समिति या फिर उपसमिति गठित की जा सकती है प्रतिवेदन के लिए। यहाँ पर व्यावसायिक प्रतिवेदन के प्रकार को वर्गीकृत किया गया है, लेकिन ये हर क्षेत्र में ये लागू होता है क्योंकि कार्य के आधार पर भी प्रतिवेदन के लिए व्यवस्था की जाती है। औपचारिकता के आधार पर भी होती है, कार्य के आधार पर उसकी सूचनात्मक रिपोर्ट या प्रतिवेदन मांगा जाता है। विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन हो सकता है या शोधात्मक प्रतिवेदन हो सकता है। डेली प्रतिवेदन भी, दैनिक प्रतिवेदन भी हो सकता है और विशेष प्रतिवेदन भी हो सकता है। ये न सिर्फ व्यावसायिक क्षेत्र में बल्कि इससे हमें पता चलता है कि इसका बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। ये कार्य और स्थिति और विषय के आधार पर इसको हम बांट सकते हैं और उसके अनुसार इसका प्रारूप होता है। यह एक व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है और कई व्यक्तियों की समिति अथवा उपसमिति के द्वारा भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसा विषय हो, जैसी स्थिति हो। प्रतिवेदन के मुख्य अंग होते हैं शीर्षक, जिस बारे में दिया जा रहा है प्रतिवेदन उसका शीर्षक ऊपर होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। फिर ये ऊपर का हिस्सा होता है प्रारंभिक हिस्सा, शीर्षक। फिर बीच का जो हिस्सा होता है, मध्य भाग में जो विषय होता है उस पर हम आते हैं और उस पूरे विषय का विस्तार से वर्णन करते हैं बीच वाले हिस्से में। और अंतिम जो समापन के बाद का हिस्सा होता है उसमें जो भी प्रतिवेदक होते हैं वो एक व्यक्ति हो या समिति हो, उन सभी के सदस्यों के हस्ताक्षर समापन वाले हिस्से में होते हैं। प्रतिवेदन और सामान्य अर्थ में प्रचलित रिपोर्ट में आधारभूत अंतर होता है। प्रतिवेदन जहां एक समिति द्वारा गहन जांच पड़ताल के बाद तैयार कर निष्कर्ष और अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया जाता है, वहीं रिपोर्ट जिसका हम बहुत व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं इस शब्द का, वह मात्र विषय या घटना का यथास्थिति वर्णन भी होता है, परंतु प्रतिवेदन में ऐसा नहीं होता है।
यह एक प्रमुख अंतर है प्रतिवेदन और रिपोर्ट में। प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व क्या होते हैं, इस पर हम एक दृष्टि डालते हैं। विषय वस्तु, प्रतिवेदन के लिए विषय का होना अनिवार्य है। अगर कोई विषय ही नहीं होगा तो प्रतिवेदन तैयार ही नहीं किया जा सकता है। और यह विषय कोई समस्या हो सकती है, कोई विवाद हो सकता है, या कोई घटना हो सकती है, किसी विशेष प्रकार की स्थिति हो सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार की कोई नीति, या फिर समाज में कोई दंगा, या फिर कहीं किसी संगठन का जो वित्तीय लेखा जोखा है, या आय और व्यय, या व्यक्तियों का या समुदायों का, समूहों का एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप, या फिर महामारी भी इसके विषय हो सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि पूरा देश क्या पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, और अपने देश में भी और विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिए बहुत सारी कमेटियां और टास्क फोर्स गठित किए जा रहे हैं, और उसके आधार पर कुछ कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो इसके विषय प्रतिवेदन के कुछ भी हो सकते हैं, इस तरह की जो होंगे। समिति, विषय के बाद दूसरा अनिवार्य तत्व समिति की नियुक्ति का है। समिति का गठन बेहद सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। जिस प्रकार का विषय हो, जिस प्रकार स्थिति हो, जितनी उसकी गंभीरता हो, जितना उसका महत्व हो, उसको ध्यान में रख कर के ही विशेषज्ञों की समिति गठित होती है, या फिर न्यायाधीशों की समिति गठित होती है, विषय विशेषज्ञों की समिति गठित की जाती है। जैसा भी जिस भी विषय पर हमें प्रतिवेदन प्राप्त करना होता है। जहाँ तक संख्या की बात है, यह भी निर्भर करता है कि कितने तरह की उसमें आवश्यकता हो सकती है, कितने क्षेत्र से हम उसमें विशेषज्ञों को रख सकते हैं। सदस्यों की संख्या इस पर भी निर्भर करती है, या कोई एक व्यक्ति को ही इसकी जिम्मेदारी दी जाए तो वो भी इस कार्य को पूरा कर सकता है। तो यह निर्भर करता है। समय सीमा, प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाती है। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाती है, लेकिन प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिए यह बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसके आधार पर ही आगे फैसले लिए जाने होते हैं, निर्णय लिए जाने होते हैं। तो ये इसके साथ बहुत ज़्यादा विलंब नहीं किया जा सकता है, तो उसकी सीमा निर्धारित की जाती है, और उस अवधि के अंतर्गत ही जो प्रतिवेदक होता है उसको प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। लेकिन यह है कि आवश्यकता के अनुसार इसकी समय सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व प्रामाणिकता भी हैं। प्रतिवेदन में प्रामाणिकता का होना अनिवार्य होता है। आजकल बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ और फेक दस्तावेज़, फेक वीडियो, फेक टेप और फेक पिक्चर्स हम देखते हैं, बहुत प्रचलन में हैं। लेकिन प्रतिवेदन में इस तरह की जो सामग्री है, कभी भी इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए। कोई भी दस्तावेज, उसके बारे में यह पता लगा लेना चाहिए कि ये संबंधित दस्तावेज प्रामाणिक है, या कोई भी अगर वीडियो क्लिपिंग हम डालना चाहते हैं उसमें, तो यह भी हमें पता लगा लेना चाहिए कि इस वीडियो में कितनी सत्यता है। कोई टेप है तो हम जिस उद्देश्य से इसको सम्मिलित कर रहे हैं, तो वो टेप भी फेक है या सही है, या फिर कोई पिक्चर भी क्यों ना हो, अगर उसको भी हम डाल रहे हैं तो आजकल ये इसके लिए भी बहुत हम देखते हैं कि पिक्चर्स को भी कई तरह से तैयार किया जाता है जो फेक होता है। तो इन सारी बातों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। प्रतिवेदन में इस प्रकार की कोई सामग्री सम्मिलित नहीं होनी चाहिए जो प्रामाणिक नहीं हो। क्रमबद्धता, प्रतिवेदन में चूँकि बहुत सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं पूछताछ के बाद, या फिर किसी अन्य सोर्स से उस घटना और स्थिति के बारे में, तो इसमें जो घटनाओं का जो स्थिति है उनका क्रमिक विवरण दिया जाना आवश्यक है। अगर उसमें थोड़ा भी फेरबदल हो जाएगा तो जो प्रतिवेदन में सच्चाई सामने आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। तो जो भी तथ्य सम्मिलित किए जाने हैं वो भी तथ्य भी क्रमशः होने चाहिए, क्रमिक रूप से होने चाहिए। जो घटनाएं घटित हुई हैं और जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में घटनाओं की क्रमिक विवरणी आवश्यक है। और अगर इस बात का ध्यान रखा नहीं जाएगा प्रतिवेदन में तो प्रतिवेदन अस्पष्ट हो सकता है और इसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता है।
तो इसीलिए प्रतिवेदन में वर्ष, तिथि, दिन और समय का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है, यानी स्पष्टता होनी चाहिए। और प्रतिवेदन में अगर इसका ख्याल नहीं रखा गया तो प्रतिवेदन अस्पष्ट हो सकता है और इसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। निष्कर्ष: प्रतिवेदक के द्वारा प्रतिवेदन में अपना मंतव्य या मत दिया जाता है और यह निष्कर्ष के रूप में होता है। जो प्रतिवेदक या समिति जो पाते हैं, उन्हें जो हासिल होता है, उसके आधार पर ये मंतव्य देते हैं। उस पूरी स्थिति में इनका अवलोकन करने के बाद इनकी राय है वो दिया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है, क्योंकि उसके बाद अगर उसको अमल में लाया जाए तो उसी पर निर्धारित होते हैं निर्णय। प्रतिवेदक समिति द्वारा अनुशंसा भी की जाती है और उस अनुशंसा को हालांकि लागू करने और न लागू करने का यह दायित्व संबंधित संगठन या संस्थान पर है, सरकार के ऊपर है, लेकिन फिर भी वह बहुत अहम स्थान रखता है, क्योंकि अगर उसकी अनुशंसा मान ली जाती है तो यह एक बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंदु है। निष्कर्ष: प्रतिवेदन लेखन की विशेषताएं होती हैं। सभी औपचारिक लेखन में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। प्रतिवेदन लेखन में भी जो विशेषताएं हैं वो औपचारिक लेखन की मुख्यतः विशेषताएं हैं, जिनका ध्यान इसमें भी रखना चाहिए। तो प्रतिवेदन संक्षिप्त लिखा जाता है, यानी संक्षिप्तता इसकी प्रमुख विशेषता है। प्रतिवेदन में अनावश्यक विस्तार नहीं होता है। प्रतिवेदन में सभी बातें और सभी सूचनाएं क्रमानुसार लिखी जाती हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो क्रम से सूचनाएं देने पर ही प्रतिवेदन सही रूप में सामने आ पाता है। विषय या घटना की सभी मुख्य बातों को प्रतिवेदन में शामिल किया जाता है। कहीं कोई मुख्य बात छूट न जाए, इससे बहुत सारी जो स्थितियां हैं वो अस्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए संक्षिप्तता और क्रम के अनुसार यह भी ध्यान रखना होगा कि कोई मुख्य बात छूट न जाए। इससे निर्णय लेने में इसमें असफलता हो सकती है। प्रतिवेदन में स्पष्टता एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर हम नहीं उस तरह से ध्यान रखेंगे तो कुल मिला करके प्रतिवेदन में एक स्पष्टता उभर करके आएगी और उसकी कोई क्लैरिटी नहीं हो पाएगी, तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए सारी बातों को ध्यान रखने के बाद यह भी देखना चाहिए कि वो स्पष्ट हो पा रहा है कि नहीं। प्रतिवेदन में यथार्थता होती है। कुछ भी इसमें झूठ आंकड़े या झूठ तथ्य नहीं दिए होते हैं। जो भी तथ्य इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, आंकड़े जो सम्मिलित किए जाते हैं, वो यथार्थ होते हैं। निष्पक्षता प्रतिवेदन की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है, क्योंकि जब कोई चीज़ संदेहास्पद या विवादास्पद होती है, कोई स्थिति या कोई घटना या कोई विषय, वैसी परिस्थिति में ही प्रतिवेदन के लिए समिति गठित की जाती है या किसी व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसी स्थिति में निष्पक्षता अगर नहीं होगी प्रतिवेदन में तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो प्रतिवेदन की एक बहुत ख़ास विशेषता है, यह निष्पक्ष होती है। प्रतिवेदन की भाषा सभी औपचारिक लेखन की भाषा की तरह ही औपचारिक होती है। ये सरल होती है परंतु रोचक होती है। रोचकता तो भाषा में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम औपचारिक लेखन भी कर रहे हैं, उसमें रोचकता नहीं रहेगी, सरलता नहीं रहेगी, तो वो जो पाठक हैं वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह तो बहुत भाषा का एक बहुत ज़रूरी तत्व है और इसीलिए प्रतिवेदन लेखन का भी एक बहुत ज़रूरी ये विशेषता है कि भाषा इसकी औपचारिक होनी चाहिए परंतु सरल और स्पष्ट और रोचक भी होनी चाहिए। अब प्रतिवेदन कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि प्रामाणिक तथ्यों का एक संग्रह होता है। यह इसकी बहुत अति महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ कुछ प्रतिवेदन के उदाहरण दिए हुए हैं। ऊपर जो हमने तथ्य देखे, जो मुख्य बिंदु देखे प्रतिवेदन के संबंध में, उससे ये हमें पता लग गया कि इसका बहुत व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये रिपोर्ट का जिस तरह से इंग्लिश वाले रिपोर्ट का हम प्रयोग में लाते हैं उस शब्द का,
उतना नहीं, लेकिन फिर भी इसका भी एक व्यापक स्तर पर प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि स्वतंत्रता दिवस का आयोजन ही किया जा रहा है, वो उसमें एक पूरा कार्यक्रम है, एक उसका क्रमिक संचालन होता है। तो उस पर अगर एक रिपोर्ट लिखने को कहा जाए, एक प्रतिवेदन लिखने को कहा जाए, तो उसको भी ध्यान में रखना होगा कि हम इस प्रतिवेदन को कैसे तैयार करें। उसी तरह संस्थान में अगर कोई रक्तदान शिविर है या कोई स्वास्थ्य शिविर लगाया गया या किसी और प्रकार की प्रदर्शनी लगाई गई, तो उसके लिए एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है कि पूरे कार्यक्रम में किस तरह से क्या हुआ। तो इसे भी इस तरह से भी प्रतिवेदन तैयार करते हैं, यानी हर परिस्थिति में हम प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं। और औपचारिक जब हम सरकारी कार्यालयों में करते हैं तो वो और क्रमशः धीरे धीरे और औपचारिक होता जाता है, परंतु यह कुल मिलाकर सामान्य रूप से एक औपचारिक लेखन है। इसमें अनावश्यक सामग्री नहीं दी जाती है। एक बिल्कुल औपचारिक तरीके से तैयार किया एक उदाहरण यहाँ है, जो एक बैंक का है, और उसमें सितंबर माह को हिंदी माह मनाए जाने के संबंध में प्रतिवेदन तैयार किया गया है। तो इसका मुख्य जो है प्रारूप वो ये है कि सबसे ऊपर जहाँ से ये प्रतिवेदन जिनके द्वारा लिखा जा रहा है, अगर वो कार्यालय से, संस्थान से, तो सबसे पहले अन्य पत्रों की तरह यहाँ भी हम सबसे पहले उसका केंद्र में उसका नाम और पता देंगे, और बाईं तरफ उसका जो नंबर हो सकता है और दूसरी तरफ दिनांक हो सकता है। यहाँ थोड़ा सा फेरबदल है, इसमें डेट दिया हुआ है, डेट नहीं दिया हुआ है बाईं तरफ, ये दाईं तरफ दिया हुआ है। स्थान और दिनांक दोनों दाईं तरफ दिया हुआ है, और बाईं तरफ उसका जो पत्रांक है वो दिया हुआ है। ऐसे भी ठीक है, कई बार पत्रों में भी ऐसे दिया जाता है, और यहाँ भी ये दिया हुआ है। तो पत्रों में भी इस तरह का प्रारूप में जिक्र होता है। और फिर सेवा में करके दिया हुआ है, प्रेषक नहीं है, सेवा में दिया हुआ है, विषय को संक्षिप्त रूप से लिखा गया है, और मध्य भाग में पूरे विषय का वर्णन किया गया है। फिर अंत में दाहिनी तरफ जो प्रतिवेदक हैं वो अपना नाम और पदनाम दे रहे हैं। तो इस तरह से भी प्रतिवेदन लिखा जा सकता है। और कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह का विषय है, उसके अनुसार प्रतिवेदन के लेखन में वेरिएशन यानी भिन्नता थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन मुख्यतया शीर्षक और प्रतिवेदक का हस्ताक्षर इस और विषय का वर्णन, ये तीन जो इसके हैं, हमने पहले भी देखा कि ये इसके मुख्य अंग हैं। तो ये प्रतिवेदन लेखन के विषय में कुछ सूचनाएं थी, जिससे बहुत कुछ स्पष्ट हुआ होगा, उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।